हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सबा मैम। ये लेक्चर है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की यूनिट 3 का, जिसमें हम बात करने वाले हैं फार्माकोजेनेमिक्स या फार्माकोजेनेटिक्स। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। ये फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप वो तमाम जेनेटिक फैक्टर्स पढ़ते हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, ड्रग के रेस्पॉन्स को इफेक्ट करती है। जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो दो एंजाइम्स के ऊपर, दो सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। ओके, फेज 1 सिस्टम, फेज 2 सिस्टम। इन दोनों के अंदर एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स प्रोटीन है, और प्रोटीन को कोड करने वाले कोई ना कोई आरएनए, या आरएनए को बनाने वाला डीएनए, और डीएनए जीन्स की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। तो वो तमाम जेनेटिक फैक्टर्स जो मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, इन सब जेनेटिक फैक्टर्स को फार्माकोजेनेमिक्स बोलते हैं। तो फार्माकोजेनेमिक्स के अंदर एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, और डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से ड्रग का रेस्पॉन्स भी उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग है ए, उसको मेटाबॉलिज्म करने वाले पर्सन ए एक के अंदर जीन काफ़ी ज़्यादा है और पर्सन दूसरे के अंदर रिलेटिवली कम है। तो जिसके अंदर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स वाले जीन्स ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा एंजाइम तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग इनएक्टिव भी हो सकती है और एक्टिवेट भी हो सकती है। मोस्टली ड्रग पहले से ही एक्टिवेट होती है और मेटाबॉलिज्म इनको यहीं से एलिमिनेट करवा देता है। ओके, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तो ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी, जब ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी तो ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। नाउ जो फार्माकोजेनेटिक्स होती है उसमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती है, एंजाइम्स के अंदर भी, ट्रांसपोर्टर के अंदर भी, या इम्यून सिस्टम के कुछ एलील्स होते हैं HLA, स्पेशली मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, HLA एलील्स इनको बोलते हैं। तो इनके अंदर भी पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। तो एंजाइम्स 2 टाइप्स के होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। और ट्रांसपोर्टर जो मेनली पी ग्लाइकोप्रोटीन। पहले हम बात करेंगे असल में फेज 1 की। फेज 1 में जो एंजाइम्स आते हैं साइटोक्रोम P450 के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो कुछ साइटोक्रोम P450 के ऊपर इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो पहले हम जो बात करने वाले हैं फेज 1 की बात करने वाले हैं। इसमें फेज 1 में CYP2D6 का फुल फॉर्म होता है साइटोक्रोम P450 फैमिली से लिया गया है, और 2 जो है वो फैमिली है और सब फैमिली है इसका D, और 6 जो है वो मेंबर है। तो ऐसे यहाँ पर ये सब है CYP2 C19, CYP3 A5 A4 DPD, और CYP29 इसका BKORC1, इसको बोलते हैं विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1। ओके, तो सबसे पहले हमें फेज 1 के मेटाबॉलिज्म के अंदर जो 5 ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनको आपको रट्टा मारना है सबसे पहले। ठीक है, तो CYP2D6 ये वो एंजाइम है जो कोडीन को मॉर्फिन में कन्वर्ट कराता है। अगर किसी भी बंदे के अंदर इस एंजाइम को कोड करने वाले जब एलील्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं या जीन्स होते हैं, उनकी लॉस ऑफ फंक्शंस म्यूटेशन होती है या उनका फंक्शन खत्म हो जाता है, तब तो उसको बोलते हैं पुअर मेटाबोलाइजर। क्योंकि जब एलील का फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो एंजाइम्स भी बनना कम हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं पुअर मेटाबोलाइजर। जब वो पुअर मेटाबोलाइजर हो तब कोडीन मॉर्फिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, तो इस केस में एनाल्जेसिया एक्शन कम हो जाएगा, एनाल्जेसिया का एक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सप्रेशन एक्सेसिव फंक्शन हो जाए, ठीक है, एक्सेसिव फंक्शन होता है, तो इसके एलील्स का तब उसको बोलते हैं अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर। इस केस में कोडीन मॉर्फिन के अंदर कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि एंजाइम कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। तो इस केस में आपको डिप्रेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, किसी भी टाइप का डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, जो है ये जो CYP2 C19 बहुत सारे ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है, लेकिन एक ड्रग इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं क्लोपिडोग्रेल। ठीक है, क्लोपिडोग्रेल। तो यहाँ भी 2 सिनेरियो आती है, या तो एलील्स का फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी, या ज़्यादा हो जाएगा। अगर फंक्शन कम होता है तो इसको बोलते हैं पुअर मेटाबोलाइजर, अगर फंक्शन ज़्यादा होता है तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा रैपिड मेटाबोलाइजर। अगर फंक्शन कम होता है तब इसकी वजह से क्लॉटिंग बढ़ जाएगी, और अगर जब एक्सेसिव फंक्शन होता है तब इसमें ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है CYP3 A4 या A5।
तो ये 50% ऑफ ड्रग्स का मेटाबोलाइज करते हैं, बहुत सारे ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं ये। तो इसमें कोई मेन एग्जाम्पल इसका दे नहीं रखा है, तो ये इतना बस करना है कि 50% ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं। नेक्स्ट है डीपीडी। डीपीडी की फुल फॉर्म होती है डाईहाइड्रोपाइरिमिडीन डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये वो एंजाइम है जो 5-फ्लोरोयूरेसिल को, ये रहा 5-फ्लोरोयूरेसिल को क्लियर करता है बॉडी से, ठीक है। ये एक तरह से प्रोड्रग है, ये नाम दे रखा है प्रोड्रग, और ये होते हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बन जाता है, इसको बाहर निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट है CYP29 या BKORC1, इसको बोलते हैं विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1। तो ये वो एंजाइम होता है जो वारफेरिन को बायोकेमिकली इनएक्टिव करती है। अगर इस एंजाइम के एलील्स का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है या रिडक्टेज फंक्शन होता है, तो जिसे पुअर मेटाबोलाइजर बोलते हैं, तो इसमें वारफेरिन इनएक्टिव नहीं होगा। जब वारफेरिन इनएक्टिव नहीं होगा तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके फेज 2 एंजाइम्स। जो फेज 2 के एंजाइम्स हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, G6PD, TPMT, UGT1A1। G6PD की फुल फॉर्म होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसकी डिफिशियंसी से पेशेंट में लाइसिस होने लगती है बहुत ड्रग्स से, ठीक है। जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसको वो मलेरिया की रेसिस्टेंस भी उसमें कम हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट इसके ही हैं। इसके बाद आता है TPMT। TPMT की फुल फॉर्म है थियोप्यूरिन मेथाइल ट्रांसफरेज। तो ये वो ड्रग है जो 6 मार्केप्टोप्यूरिन, एजाथियोप्यूरिन, थियोग्वानिन को इनएक्टिव करती है। अगर इसके एलील्स का रिड्यूस फंक्शन होते हैं तो पुअर मेटाबोलाइजर होगा। जब पुअर मेटाबोलाइजर होगा तो इनको इनएक्टिवेशन भी कम से कम होगा। जब इनएक्टिवेशन कम होगा तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लास्ट है UGT1A1। इसकी फुल फॉर्म है UDP ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज फैमिली 1 मेंबर A1, ठीक है। तो ये वो ड्रग है जो हेपेटिक एक्सक्रीशन करवाती है। बहुत सारे ड्रग की इनटू द बाइल, एग्जाम्पल इसमें दे रखा है SN38 का क्लियरेंस कराएगी, ठीक है। ये SN38 कीमोथेरेपेटिक एजेंट है। इरिनोटिकन इसका मेटाबोलाइट है, वो कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर रिड्यूस पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन होता है, तो इस केस में क्या होगा, इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और क्लियरेंस में कमी होगी, तो बोन मैरो में डिप्रेशन होगा बढ़ सकता है या डायरिया बढ़ सकता है, और आपको डोज यहाँ पर कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बारी है ट्रांसपोर्टर्स की। जो ट्रांसपोर्टर्स आप फार्मेकोलॉजी के अंदर पढ़ती हो तो वो पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और यानी ड्रग को एलिमिनेट करवा देती है। तो एक एग्जांपल इसमें दे रखा है OATP1B1, ऑर्गेनिक एनियन ट्रांसपोर्टिंग पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड, OATP1B1, ठीक है, ऑर्गेनिक एनियन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, जो इनकोड करता है SLCOAB1 को, ठीक है, जीन को। जबकि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट 1 है, ये कोड करता है ABCB1 से। तो ये हमारा जो ट्रांसपोर्टर है साइटोटॉक्सिक थेरेप्यूटिक ड्रग को, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग को बाहर एक्सपेल करवा देता है। इसके अलावा ये टेट्रासाइक्लिन का भी एक्सपेल्ड होता है, ठीक है, ये वाला। जबकि ये वाला स्टैटिन और मेथोट्रेट को एलिमिनेट करवा देता है, ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रांसपोर्टर के रिड्यूस फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं तो इस केस में स्टैटिन का लेवल बढ़ जाएगा, तब ये एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो एलिमिनेट नहीं कर पाएगी तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो स्पेशली सिम्बास्टेशन हो जाएगा, और आपको स्केलेटल मसल डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे लाइक मायोपैथी, ओके। लास्ट है इम्यून सिस्टम।
अब इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ एलील्स होते हैं, लाइक HLA पॉलीमॉर्फिज, ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। तो इसकी वजह से आपको इम्यूनोलॉजिक रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। किन किन ड्रग्स के? ये कार्बामेजिपिन, एलोप्यूरिनोल, एवाकारविर, फिलोरेक्सिसिलिन। इसकी वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाता है, टॉक्सिक एपिडर्मल न्यूरोलाइसिस हो सकता है, लीवर इंजरी हो सकती है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।